Welcome back to the another video of the chapter sexual reproduction in flowering plants. This side is the honey modi representing vitals and vibes. So, in earlier videos, we did the male reproductive organ, that is microsporogenesis, megasporogenesis. Then we did the pollination and the pollen pistil interaction. Now it's time for the fertilization. देखो प्री फर्टिलाइजेशन के सारे इवेंट्स हो गई है, अब हमें फोकस करना है फर्टिलाइजेशन पे। अभी एंजियोस्पर्म की एक अलग क्वालिटी है, that is say to double fertilization. Now, what does that mean? Before that, let me revise you the pollen pistil interaction. Before that, हमने पोलर पिस्टल इंटरेक्शन में देखा था, पोलन ग्रेन आता है, पोलन ट्यूब बनाता है, and it enters to the synergids. Till now we were clear, and we were also clear कि एक जनरेटिव सेल से दो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अभी ये दो पोलन ग्रेन्स कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे ये हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। ओके, नाउ सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास है, वेट सॉरी, तो हमें ये पता है। अभी देखो, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहने का कुछ रीजन है, तो वो पहले समझते हैं। दो पोलन ग्रेन्स, दो मेल गैमेट्स दोनों अलग अलग जहाँ पे फ्यूज होंगे। सबसे पहले तो एक मेल गैमेट यहाँ पे सिनर्जिड्स में फ्यूज होगा, जिसे हम सिनर्जिड्स और को कहते थे एग अपैरेटस। यहाँ पे जाके एक मिल गैमेट फ्यूज होगा। दूसरा मिल गैमेट, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये दो पोलर न्यूक्लियाई सबसे पहले फ्यूज हो जाएगी, ओके, और एक बड़ी पोलर न्यूक्लियाई बनेगी। अभी एक मेल गैमेट आएगा और इसके साथ ये ऑलरेडी 2n है, एक और मेल गैमेट आया तो 3n बना देगा। तो एक मेल गैमेट तो सिनर्जिड्स में फ्यूज होगा, दूसरा मेल गैमेट कहाँ फ्यूज होगा? इट विल फ्यूज ऑन द पोलर न्यूक्लियाई, एंड as soon as the male gamete enters in this filiform apparatus, these two polar nuclei, which were two, get fused and become one, which lead to the further fusion of the another male gamete and leads to the formation of endosperm या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, अब आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन ये एंजियोस्पर्म में यूनिक है। मैंने आपको कहा एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा। किसके साथ? एग के साथ फ्यूज होगा। बनाएगा क्या? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो बनेगा, उसमें बहुत सारे स्टेजेस में वो फर्दर डेवलप होगा। वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, विच इज द अगेन द यूनिक थिंग सीन इन द एंजियोस्पर्म। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो फर्दर मैच्योर होगा। ओके, तो ये तो अपन की स्टोरी हो गई जाइगोट की। ये पहला फर्टिलाइजेशन हुआ एक मेल गैमेट का। अभी हमें देखना है कि जो ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन में दूसरा मेल गैमेट का क्या होता है। अभी ये दूसरा मेल गैमेट, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करेगा, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। नाउ सी, एंडोस्पर्म जो है ना, ये बहुत न्यूट्रिशन है। एक्चुअली एंडोस्पर्म इज अ फूड सोर्स। मैं बेसिक टर्म में बोलूं तो एंडोस्पर्म इज अ फूड सोर्स फॉर द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो को जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हो कि वो किसके पास होगी? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का होना जरूरी है किसी भी एम्ब्रियो को वायबल रखने के लिए। ओके, तो ये ट्रिपल फ्यूजन, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ये पोलर न्यूक्लिया के पास कितने? दो न्यूक्लियस थे, फिर अनदर मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस आ गया तो 3n हुआ, तो इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। डन। और इसे इसलिए एक फर्टिलाइजेशन इधर हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन इधर हुआ, दैट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड double fertilization. Now, another thing I need to mention is this endosperm is as soon as it gets to the polar nucleus, it's firstly called as, because it's the primary one, so it's called as a primary endosperm cell.
Now, more precisely, we will say primary endosperm न्यूक्लियस. सेल भी सही है, न्यूक्लियस भी सही है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ न्यूक्लियाई है. पोलर न्यूक्लियाई मैंने बोला था इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स सेल नहीं है. तो इसके पास सिर्फ सेल है, सॉरी न्यूक्लिया है, इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे. ओके, तो ये था हमारा मेनली डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट. ये मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ. और हाँ, ये जो साइगोट का फॉर्मेशन है, ये ऑफ कोर्स आपको माइक्रोपाइलर एंड पर दिखेगा. रीजन आपको पता है कि उधर ही एग होता है, इसीलिए. देखो हाँ, एक और बात बताना रहेगा कि अभी जो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए था, एंटीपोडल सेल्स एंड ईटीसी वो सब की अब जरूरत नहीं है. तो धीरे धीरे सिनर्जिड्स रीजनरेट हो जाएंगे. ओके, देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये एंटीपोडल या चलाजल एंड है. एंटीपोडल सेल्स रीजनरेट हो गए, सिनर्जिड्स रीजनरेट हो गए. अभी एग पे बना जाइगोट, दैट इज 2n. अभी अबे ये जो सेंट्रल सेल था, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. व्हाट इट्स कॉल्ड? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. नाउ the nucleus we have been talking about, like fusion of two polar nucleus and also getting fused by male gamete, it's called triple fusion. That's also called as primary endosperm nucleus. Will get 3 and you can easily see it. Okay, फिर ये आपको दिखाया है साइगोट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ये दिख रहा है ऐसे कुछ आपको, लाइक ऐसा. ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है. फिर फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर सीड वी कैन से. ओके, सो ये था डबल फर्टिलाइजेशन. अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमें देख रहा है कि हमने देखा कि यहाँ पे दो चीज बनी, एंडोस्पर्म और जाइगोट. अभी ये दोनों चीज का क्या होगा, आगे हम देखते हैं. ओके, देखा कि ओव्यूल सीड बनेगा, ओवरी फ्रूट बनेगा. अभी हमें देखना है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा. सबसे पहले समझ लो कि एंडोस्पर्म में होता क्या है. एंडोस्पर्म contains lots of reserve food material. So it contains reserve food material. ओके, ग्रेट. सो इसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल है, तो ये किसको हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स एम्ब्रियो को हेल्प करेगा. इसमें क्या होगा कि अभी जो भी हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है. तो ये न्यूक्लियस करेगा न्यूक्लियर डिवीजन, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा. ये करेगा न्यूक्लियर डिवीजन. अभी ये तो फिर कभी कभी बहुत न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद उसे इच्छा होगी सेल बनने की, मतलब कि अब चलो अब कुछ अपनी कवरिंग कर देते हैं जिससे हम अच्छे रहे, हमारा बाहर का दिखाव अच्छा रहे, तो वो बना देगा सेल वॉल. ओके, तो जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस है, उसे क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. डन. और अभी इसके पास सेल वॉल है, मतलब ये सेल्यूलर है, तो इसको कहेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म. कूल, ग्रेट. अभी ये सेल वॉल बनने के बाद हर एक डिवीजन होगा एंडोस्पर्म का, तब हर एक में सेल वॉल होगी. Okay, so this was about free nuclear endosperm or cellular endosperm. Another thing I need to tell you guys is that कि देखो, हम सीड खाते हैं, ऑफ कोर्स ये है, हम बहुत सारी जगह पे सीड खाते हैं. अभी कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, मतलब कि वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मस. मतलब कि हमें जब वो फूड मिलता है तब एंडोस्पर्म नहीं दिखता, तो उसे कहेंगे एंडो नॉन एंडोस्पर्मस. उसके एग्जाम्पल है पी,
groundnuts, bean. Okay. Now, some of the endosperm are not completely used. मतलब कि वो embryo formation में completely, oh sorry, yes, not completely use नहीं होते हैं, तो उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्मस। उसके एग्जाम्पल है ऑफ कोर्स केसर एंड कोकोनट, उसमें से हमें ऑयल मिलता है। ओके ओके, सो ये था ओवरऑल जो आपको एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में याद रखना है। फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूक्लियर, सेल्यूलर, और इसके लिए नॉन एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस जो आपको पता होने चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सी द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। देखो, हमेशा एम्ब्रियो फॉर्म होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। अभी माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, क्योंकि वहां पे साइकोट बनाता है, एम्ब्रियो भी वहीं पर बनेगा। अभी ये साइकोट या एम्ब्रियो जो भी कह लो, ये स्मार्ट है। ये बिना अपने प्लान के, बिना मटेरियल्स के जंग लड़ने नहीं जाएंगे। तो ये एम्ब्रियो यूजुअली तब तक एम्ब्रियो नहीं डेवलप करते जब तक, मतलब जाइगोट है लेकिन वो डेवलप तब तक नहीं करते जब तक एंडोस्पर्म कंप्लीटली बन ना जाए। मतलब उसे न्यूट्रिशन तो चाहिए ही बनने के लिए, तो वो जब तक कंप्लीटली मटेरियल्स एंड मेथड्स उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो, तो जंग लड़ने कैसे जाएंगे? उन्हें जो चाहिए औजार, तलवार, सब कुछ वो उनके पास नहीं है, वो जंग लड़ने नहीं जा सकते। ओके, सो ये यूजुअली डेवलप होते हैं जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है ना। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिससे जिसको ये पास करता है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से वो ग्लोबुलर बनेगा, ग्लोबुलर से हार्ट शेप बनेगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। इसके पास दो कॉटिलेडॉन्स है। कितने कॉटिलेडॉन्स है? दो कॉटिलेडॉन्स है। फिर मैं आपको और प्यूमियोरेडिकल आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये डाइकॉट का है। हम अभी डाइकॉट कर रहे हैं तो डाइकॉट समझो। ओके, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, समझ लो कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अभी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो भी होगा उस पोर्शन को कहेंगे हम एपिकोटाइल। क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। डन। अभी ये एपिकोटाइल जो है वो टर्मिनेट होता है प्यूम्यूल में। अभी ये प्यूम्यूल क्या है? प्यूम्यूल ये है स्टेम की टिप। क्या है? स्टेम की टिप। क्योंकि अभी इसे मैच्योर बनना है तो इसके पास स्टेम टिप, रूट टिप होनी चाहिए। करेक्ट? क्योंकि उसे अपवर्ड भी ग्रो करना है, डाउनवर्ड भी ग्रो करना है, डाउनवर्ड रूट्स के लिए, ऊपर स्टेम के लिए। तो ये ऊपर की साइड हो गया प्यूम्यूल। ओके, तो उसे वो स्टेम टिप होगी। डन। अभी कॉटिलेडर के लेवल के नीचे को बोलेंगे हम हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। अब ये हाइपोकोटाइल जो है उसके लोअर एंड टर्मिनेट होती है रूट टिप पे। ये क्या है? रूट टिप। और रूट टिप पे होता है रूट कैप, मतलब टिप के पास होता है कैप। डन। ओके, फिर से समझा लेते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो होगा उसे कहेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल एंड होगा प्यूम्यूल पे, जहाँ पे स्टेम टिप है ना। अभी ये कॉटिलेडॉन के नीचे वाला ये पूरा है हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड सेट प्यूम्यूल। हाइपोकोटाइल, इसके पास रेडिकल मतलब रूट, ऑफ कोर्स प्यूम्यूल मतलब स्टेम, ऐसे याद रख लो। और रूट टिप होगी, रूट टिप कवर्ड बाय रूट कैप। डन, ऑल क्लियर? तो ये था एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकॉट। नाउ वी हैव टू सी ऑफ मोनोकॉट। ओके, इधर तो हमने देखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना रहेगा, ये दोनों कॉटिलेडॉन्स है। डन, ये दोनों कॉटिलेडॉन्स है। ओके, एपिकोटाइल फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले डाइकॉट है तो इसके पास 2 कॉटिलेडॉन होंगे। ये 2 कॉटिलेडॉन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर है उसे हम कहेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के एंड पोर्शन पे होगा प्यूमिल। प्यूमिल जो है वो शूट या स्टेम टिप है। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे होगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल एंड करेगा रूट टिप पे। रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। डन। तो ये था अपना डाइकॉट सीड का एम्ब्रियोजेनी। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑफ मोनोकॉट सीड। नाउ मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसके पास सिंगल कॉटिलेडॉन है। अब एक बात याद रखो तो ये उसे हम सिंगल कॉटिलेडॉन को बोलते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम। डन। इसके पास कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा है, वो हम आगे देखते रहेंगे। और फिर इसके पास स्ट्रक्चर है सिमिलर, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। इसमें यूजुअली ग्रास फैमिली आती है। ओके। डन। अभी हमें नीचे वाला फोकस करना है, ये है मोनोकॉट। स्कोटेलम मतलब क्या? व्हाट इट्स दिस? इट्स कॉटिलेडॉन। नाउ दिस स्कोटेलम इज सिंगल कॉटिलेडॉन। ये एक साइड पे ही होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पे ये होता है। ओके, ये अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। नाउ एम्ब्रियोनल एक्सिस के सबसे ऊपर होता है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। ओके। ऑफ कोर्स एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल के ऊपर वाले को हम एपिकोटाइल और वो सब कहेंगे। नॉट कंसर्न राइट नाउ, लेट्स फोकस टू कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अभी कोलियोप्टाइल जो है वो लीव प्राइमोडिया है। बी ऑफ कोर्स मोनोकॉट है तो इनमें उतना स्टैम्प स्ट्रक्चर वो सब नहीं होगा, तो ये कोलियोप्टाइल इज लीव प्राइमोडिया। ओके। तो ये एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल में कोलियोप्टाइल है जिसमें लीफ प्राइमोडिया और स्टेम अगर हो तो स्टेम टिप। ओके। नाउ दिस इज कोलियोराइजा। अभी कोलियोराइजा से ही पता चल रहा है आर से कि ये कुछ रूट रिलेटेड होगा। इसमें अनडिफरेंशिएटेड होता है और अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड शीट। कोलियोराइजा कहेंगे उसे। कोलियोप्टाइल मतलब कि लीफ प्राइमोडिया स्टेम टिप ये सब मतलब एपिकोटाइल का कवर बाय कोलियोप्टाइल। अब ये रेडिकल रूट टिप कवर्ड बाय कोलियोराइजा। तो ये था मोनोकॉट का बेसिक नॉलेज विच यू नीड टू नो। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सीड। तो आई गेस आपको सबको ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट समझ में आ गया होगा। मेनली दिस डायग्राम इन विच आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। लेट मी जस्ट रिवाइज वेरी 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 क्विकली। सबसे पहले डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलेडन होते हैं, वो हमें पता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ग्लोबुलर हार्ट शेप का डाइकॉट का होता है। अभी एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर को बोलेंगे एपिकोटाइल, जो एंड होगा प्यूबिन पे, जो स्टेम टिप है। नेक्स्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे हाइपोकोटाइल, जो जिसके पास होगा रूट रिलेटेड कंटेंट, मेनली रेडिकल, और उसके पास होगा एंड होगा रूट टिप पे। रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। सब ये था बेसिक डाइकॉट का। अभी मोनोकॉट पे आता है। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन है और उस एक कॉटिलेडन को बोलते हैं स्कूटेलम। नाउ एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर को वापस एपिकोटाइल बढ़ेगा और नीचे को हाइपोकोटाइल बढ़ेगा। एपिकोटाइल के सारे कंटेंट जैसे कि लीफ प्राइमोडिया और स्टेम टिप है वो कवर्ड होते हैं कोलियोप्टाइल से। शूट एपेक्स मेनली बोल दो, शूट एपेक्स भी कवर्ड होता है कोलियोप्टाइल से। फिर नीचे आ जाओ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल पे रेडिकल होगा, रूट कंटेंट मिले, रूट कैप होगा, रूट टिप होगा, लेकिन यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड शीट होगा जिसे हम बोलेंगे कोलियोराइजा। ये डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड। मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे फ्रूट फ्रूट डेवलपमेंट। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा सीड
के बारे में। ओके, सबसे पहले सीड किससे बनता है? ऑफ कोर्स ओव्यूल से सीड बनता है। ओवरी से क्या बनता था? फ्रूट। याद था फर्स्ट स्लाइड इस वीडियो के, उसमें टोटली लिखा हुआ था। सॉरी, सेकेंड टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक तो डबल फर्टिलाइजेशन था। ओवरी में फ्रूट होता है, ओव्यूल सीड बनाता है। अभी सीड के पार्ट्स होंगे सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलेडन्स। डन, ये हमने देखा था प्रीवियसली। नेक्स्ट, इट कैन बी एल्बुजिनस और नॉन एल्बुजिनस। अगेन ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। कैसे? एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ये वही है कि कुछ में एंडोस्पर्म रह जाता है आफ्टर इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, उससे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, और कुछ में नहीं रहता नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल है पी, और एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल है व्हीट, बार्ले, मेज। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में क्या आता है? एग्जाम्पल है पेन। अभी इसके पार्ट्स है हाइलम, माइक्रोफाइल, कॉटिलेडन्स। कितने? 2। एम्ब्रियो, एक्सिस। मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल है मेस, उसमें होता है एंडोस्पर्म, स्पुटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, जो हमने पहले ही देख लिया था। अभी क्या होता है कि कुछ उससे पहले एक और वर्ड आपको बोलना है मुझे, पेरिस्पर्म। अभी क्या होता है कि कुछ सीड्स में न्यूसिलस रह जाता। नाउ अगेन, यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट्स द न्यूसिलस? न्यूसिलस इज बेसिकली द मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर। आपको याद होगा? नहीं, मुझे आपको याद करवाना पड़ेगा। वेट। यस, कैन यू सी दिस? न्यूसेलस, इसमें वापस क्या आता है? न्यूट्रिशियस कंटेंट था। तो कुछ में क्या होता है बेसिकली कि कुछ प्लांट में ये रह जाता है। क्या रह जाता है? ये न्यूसिलस रह जाता है। तो ये न्यूसिलस रह जाता है कि अगर न्यूसिलस प्रेजेंट हो तो उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। क्या है? ब्लैक पेपर, बीट। ब्लैक पेपर और बीट, बीबी, black pepper and wheat are the example of this perisperm. Okay, ये वापस अपना ये सीड रिलेटेड था इसीलिए। नेक्स्ट आता है सीड डॉर्मेंसी। अभी हर चीज अभी ये बन गया, ओव्यूल मैच्योर हो गया, सीड नहीं तुरंत का तुरंत अपना वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, उसे वो कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट हो जाएगा, जिसे पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कहेंगे। और उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि वाटर माइक्रोपाइलर एंड स्मॉल होल होता है, जिससे उसे ऑक्सीजन और वाटर मिलता रहता है, जिससे O2 and H2 will be available to the seed. But all the metabolic reaction, or basically we can see that the water content reduces, H water content reduces, or the metabolism reduces. So इसके कारण वो inactive हो जाता है, और वो सर्वाइवल अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल के को मेंटेन खुद को स्ट्रांग बनाने में ये चीज इंपॉर्टेंट है, सीड डॉर्मेंसी। और अगर उसे वापस एक्टिवेट करना है तो स्कैरिफिकेशन या चिलिंग देंगे, मतलब उसे बहुत, या तो उसे बहुत ठंडा कर देंगे। हम पता है ठंडे बर्फ को तोड़ते हैं, वैसे ही इसमें होगा कि बहुत ठंडा कर देंगे या फिर उसमें बहुत ही ऐसे स्कार्स कर देंगे, तो उसे अगर सीड डॉर्मेंसी से बाहर निकालना हो तो। ओके, नाउ सीड जर्मिनेशन। अभी सीड जर्मिनेशन मतलब एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो ग्रोथ। ये दो टाइप के होते हैं, एपिग्लियल, हाइपोग्लियल। एपिग्लियल मतलब सॉइल के ऊपर
ये सीड जर्मिनेट हो। हाइपोक्लियर मतलब ये अंडरग्राउंड रहकर ही, मतलब कि यहाँ सीड है, इसके ऊपर ग्रो कर रहा है एपिक्लियर, इसके नीचे ग्रो कर रहा है हाइपोक्लियर। But this is happy, this is hypo. Now fruit development. Fruit development is again interesting topic. हमने ओवल सीड बनते देखा, अभी हमें फ्रूट बनते देखना है। ओवरी जो है वो फ्रूट में मैच्योर होता है। अभी ये जो ओवरी के वॉल है, ओवरी वॉल, ये बन जाएगी पेरिकार्ड। डन, ये बन जाएगी पेरिकार्ड। और हम यूजुअली जो छाल होती है फ्रूट की, फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो, उसकी जो छाल होती है दैट इज नथिंग बट द पेरिकार्प। ओके, नाउ इट कैन बी फ्लैशी और ड्राई। फ्लैशी के एग्जांपल कोई बताएगा? गुआवा, ऑरेंज, आपको मैंगो, आपको जो भी याद आता हो, ऑफ कोर्स इट्स इजी वन। ओके, गुआवा, मैंगो। और नॉन ड्राई के एग्जांपल के होंगे ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ओके, तो ये था फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में, फ्लेशी और ड्राई। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रूट आते हैं। ट्रू फ्रूट मतलब कि कुछ फ्रूट देखो, फ्रूट मतलब वो ओवरी से ही बनना चाहिए, तो ये वो ट्रू फ्रूट होगा। तो ट्रू फ्रूट के ट्रू फ्रूट जो होगा, यूजुअली सारे फ्रूट ट्रू फ्रूट होता है, वो ओवरी से डेवलप करते हैं। लेकिन कुछ फॉल्स फ्रूट भी होते हैं जो अदर फ्लोरल पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल थैलेमस, ये मोस्ट कॉमन है कि ओवरी के साथ साथ थैलेमस से भी फ्रूट बन जाता है। तो वो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। इसमें दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी आपने देखे होंगे। आपको पता है वो जो स्ट्रॉबेरी का आप एक्चुअली में रेड कलर देखते हो ना, वो थैलेमस होता है। और आप तो ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। ये सिंपल, एग्रीगेट या मल्टीपल हो सकते हैं फ्रेंड। उसके पहले एक और टाइप का फ्रूट आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पार्थेनोकार्पिक ग्रुप मतलब कि ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही ये फॉर्मेशन हो गया फ्रूट का, उसे हम बोलेंगे पार्थेनो कार्पिक। ओके, अब इसके एग्जाम्पल में आता है बनाना। डन, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, ग्रेट। अभी ये कुछ एग्जाम्पल है। कॉटिलेडॉन्स, डाइकॉट, ये सीड के अंदर कैसे दिखता है, ये डाइकॉट का है, ये मोनोकॉट का है। दिस इज कोलियोराइजा, नीचे की तरफ ये रेडिकल प्यूम्यूल ऊपर होता है, कोलियोप्लाइल भी ऊपर होता है, स्कूटेलम दैट इज वन कॉटिलेडॉन ऑफ द मोनोकॉट। एंडोस्पर्म और पेरिकार्प क्या था? फ्रूट का सेल वॉल। ये थैलेमस से डेवलप होता है एप्पल, यू कैन सी। ये जो इसके अंदर सीड होता है, सीड के बाहर ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। अभी दिस इज एंडोकार्प, दिस इज मीजोकार्प। ये सीड है इसके अंदर, ये एक जो आपको दिख रहा है वो, और ये थैलेमस है। अगेन ये मैं स्ट्रॉबेरी का बता रही थी, ये जो है ये स्ट्रॉबेरी को आप कट करो तो आपको जो दिखता है वो थैलेमस है। ओके, तो ये तो पूरा फ्रूट है, मतलब ओवरी पूरे थैलेमस को कवर कर चुकी है। नाउ पार्थेनोकार्पी मैंने बता दिया, इसमें स्लाइड भी है। विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें सीडलेस बनते हैं। अभी ये कैसे होता है कि हार्मोन को हार्मोन डाल के ये पार्थेनोकार्पी की जाती है। ओके, और इसका एग्जांपल था बनाना। एपोमिक्सिस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया सीड्स। ओके, इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं है। ये ग्रासेस और सिट्रस में आपको दिखता है। ये इसके बहुत सारे से मतलब इसमें डिप्लॉयड
फॉर्म होता है सेल, सबसे पहले दो डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड एग सेल बनेगा। इसमें कुछ ऐसा एम्ब्रियो, डिप्लॉयड एग सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा। और इसमें कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि रिडक्शन डिविजन हो ही, ओके। रिडक्शन डिविजन की जरूरत नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। इस पे कोई भी फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, मेंटेन हाइब्रिड वाइगर। एग्रीकल्चर में यूनिफॉर्म क्रॉप्स बनाने हैं, उसमें यूज होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में दो मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑफकोर्स थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन आता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन है ही नहीं। इसमें अभी रिपीटेड हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। अभी आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, थोड़ा ही बाकी है, उसके बाद अपन इनका खत्म हो जाएगा, दैट इज सीड वायबिलिटी। कुछ सीड जो है वो बहुत सारे महीनों तक रहते हैं, और कुछ बहुत सारे सालों तक रहते हैं वायबल, मतलब बिना एक्टिवेशन के। अभी एक सीड है जो 10,000 ईयर तक हुआ था वायबल, वो लुक्टस आर्क्टिकस का है, और उसे पाएगा आर्टिक टुंड्रा में। एक दूसरा है डेट पाम का, जो 2000 ईयर्स का है, और ये डेट पाम में पाया गया, एंड इट वाज किंग हेरोड्स पैलेस में कहा पाया गया। कहा? किंग हेरोड्स पैलेस में पाया गया, एंड इट वाज नियर डेड सी। एक सी है उसके पास। आपको ये ऐसे ही फन फैक्ट याद रखने हो, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने एक और टर्म आपको बताया था, एपोमिक्सिस। अभी ये एपोमिक्सिस के अलावा एक और टर्म है, पॉलीएम्ब्रियोनिक, ओके। अभी यूजुअली क्या होता है कि हम्म हम्म, देखो मैंने आपको ये बताया था कि in some species the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization। तो तो इस केस में न्यूक्लियर जो सेल है वो एम्ब्रियो के सराउंडिंग में आ जाते हैं और डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो साइट में प्रोट्रूड कर देते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म कर देते हैं। मतलब कि पॉली एम्ब्रियो में, पॉली एम्ब्रियो में क्या होगा कि जो भी रिडक्शन सेल डिवीजन नहीं होगा, नो रिडक्शन डिवीजन, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे। ये बहुत सारे एम्ब्रियो सराउंड कर जाएंगे एम्ब्रियो सेक में और डिवाइड करेंगे और एम्ब्रियोस में डेवलप होंगे, और ये ओव्यूल में बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब एम्ब्रियो के बहुत सारे बढ़ने के, एम्ब्रियो एक एम्ब्रियो सेक में बहुत सारे एम्ब्रियो बढ़ जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, उसे हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियो। डन, इसे हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियो। मैं एक और बार आपको एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो समझा देती हूँ। पॉलीएम्ब्रियो मतलब कि रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो बनते ही रहेंगे बनते ही रहेंगे और एम्ब्रियो सेक में आएंगे, तो उसे हम पॉलीएम्ब्रियो बने कहेंगे। अभी एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन से बनता है, लेकिन कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ग्रासेस के, वो सीड बना देते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन के बिना ही ये सीड बना देते हैं, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। डन।
और ये ग्रासेस और सिट्रस में पाया जाता है। और ये था पॉलीएम्ब्रियो में, जिसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे एग सेल के, और वो पॉलीएम्ब्रियो बनाएगा। So, from here we completed our chapter sexual reproduction in flowering plants. So, हमने इसमें बहुत सारी चीजें देखी। मैं आपको फर्स्ट साइड से बता देती हूँ। फर्स्ट हमने इसका इंट्रो देखा, फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, फिर हमने पोलर ग्रेन क्या देखा, फिर उसकी वायबिलिटी देखा, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस देखा, हमने ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कैसे बना देखा, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखा। उसके बाद हमने एबायोटिक बायोटिक के कुछ प्रॉपर्टीज देखी, आउटब्रीडिंग डिवाइस देखा, पोलर पिस्टल इंटरेक्शन देखा। फिर इस वीडियो में हम आए और हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा। Then we saw post fertilization event, which we saw development of endosperm, dicot embryo, monocot embryo, seed formation, dicot seed, monocot seed का structure, seed dormancy जिसमें हमने पेरिस्पर्म देखा, फिर सीड जर्मिनेशन देखा, फ्रूट डेवलपमेंट देखा, फ्लैशी ड्राई हो सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स या पार्थेनोकार्पिक हो सकते हैं। फिर हमने देखा एपोमिक्सिस इम्पोर्टेंस, और फिर हमने कुछ देखा था दैट सीड वायबिलिटी। इस सीड वायबिलिटी का जस्ट एक पैरा है आपके लास्ट सेकंड पेज ऑफ द समरी वाले पेज के बिफोर जो पेज है उसमें है एक पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, यस थर्ड पैरा है, तो वो उसमें से एक बार देख लेना। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लेना। अभी इसमें से मैं सारे आईएमपी क्वेश्चंस आपको एक बार एनालिस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको आ सकता है एंजियोस्पर्म का फ्लावर ड्रॉ करो, फिर एंजियोस्पर्म ओव्यूल, मैं इसमें एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड वाला, फिर आपको आ सकता है कैस्मोगेमस फ्लावर क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी आ सकता है। फिर आ सकता है पॉलिनेशन, ये मैं कैसे बोल गई, ये बड़े क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। देन डबल फर्टिलाइजेशन इन विच दे विल आल्सो इंक्लूड ट्रिपल फ्यूजन, इसमें ही आ जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। अभी ये ट्रिपल फ्यूजन आ गया, उसके बाद आ सकता है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू ट्रू फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अभी अगर इनको कुछ 2-3 मार्क्स में पूछना है तो शॉर्ट में ये लोग पूछ सकते हैं क्या, रोल ऑफ टैपेटम। यस, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये पूछ सकते हैं। फिर एपोमिक्सिस पूछ सकते हैं। अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप बेसिकली करके जाते हो तो आपका पक्का है कि हो जाएगा। देखो अभी डबल फर्टिलाइजेशन किया तो उसके लिए आपको फुल एंड पिस्टल इंटरेक्शन समझना ही पड़ेगा, और डबल फर्टिलाइजेशन के बैकग्राउंड में आपको अपने बोलते हैं कि 7 साल पहले, ये उन दिनों की बात है, कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है उससे पहले। सेम चीज डबल फर्टिलाइजेशन, सारे आंसर में आपको ऐसा करना ही पड़ेगा कि बैकग्राउंड देना पड़ेगा। पॉलिनेशन हुआ तो पॉलिनेशन में आपको वेजिटेटिव जनरेटिव सेल के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ओके, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी के वो 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसमें कंपल्सरीली, और वो क्यों करते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओव्यूल में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड सॉरी, ओव्यूल और 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स अलग है, तो उसमें देखो आपको वो ओव्यूल में आपको चलाजल पोल्ड एम्ब्रियो सैक काउंटर इनर इंटीग्यूमेंट वो सब लिखना पड़ेगा।
फिर ये 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड में तो आपको पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से आपको 2 से 3 बार एक्सप्लेन किया है वीडियो में। ओके, सो दिस आर द मोस्ट frequently asked question or most probable question to be asked in your theory. Okay, so ये था पूरा अपने चैप्टर के बारे में। सो आई रियली होप कि आप सबको ये चैप्टर के बारे में सब पता चला हो, एंड आई थिंक दैट ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसू आगे आगे बढ़ते जाओगे आपको 12th इजी लगने लगेगा और हो जाएगा। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कर लेना एक बार, और मैंने जो क्वेश्चन बोले उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ही मुझे लग रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी 12th के क्वेश्चन के हिसाब से अच्छी है एक्सरसाइज में। एंड देन समरी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन 11th या 12th की एक एनसीईआरटी में समरी में एक पॉइंट है जो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं दिया है, सिर्फ वो समरी में ही उससे लिखा है। सो वो आप एक बार पढ़ लेना, समरी एक बार पढ़ लो हर चैप्टर के बाद, एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स आई प्रीफर टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, आपकी इच्छा है कैसे बनाओ, दैट्स ऑल ऑन यू। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, बाय बाय।